जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। और छात्रों, आज हम लोग जो अलंकार का शेष भाग रह गया था उसको पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जो शेष भाग है उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका अलंकार पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके पहले पिछले वीडियो में हम आपसे अर्थालंकार की चर्चा कर रहे थे, तो छात्रों आप खूब मन लगा करके पढ़ें ताकि अलंकार से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका वो प्रश्न हल हो जाए, ताकि आप कंपटीशन में सफल हो जाएं। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम अलंकार का शेष भाग आपको बताते हैं। यानी हिंदी में ये आपका है अलंकार। अलंकार तो आपका जो शेष भाग है छात्रों, अर्थालंकार में जो आपका बचा हुआ था उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। यानी अर्था में ये शेष रह गया था अर्थालंकार। आपको छात्रों हम अर्थालंकार की परिभाषा आपको बता दिए थे कि जहाँ काव्य में सुंदरता अर्थ के माध्यम से उत्पन्न होती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इस अर्थालंकार में कुछ अलंकारों को हमने बताया था, जैसे उपमा बताया था, रूपक बताया था, उत्प्रेक्षा बताया था। तो आप उन अलंकारों को देखें और पढ़े हैं। हमने आपसे ये भी कहा था कि उपमा इतना महत्वपूर्ण अलंकार है कि आप इसको जब समझ लेंगे तो आगे के अलंकारों को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आगे का जो ये अलंकार आपका है अर्था के अंतर्गत अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार की जब बात आती है तो ये अतिशयोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलके बना है, अतिशय प्लस उक्ति बराबर बन गया अतिशयोक्ति। यानी दो शब्दों से ये मिलके बना है अतिशय प्लस उक्ति। कहने का मतलब जहाँ किसी बात का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, यानी सीमा का उल्लंघन हो जाए, इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन हो कि सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी परिभाषा में हम कह लेंगे कि जहाँ पर किसी बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे तो वहाँ पर कहने का मतलब परिभाषा इसकी है कि जहाँ पर किसी बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग।
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे अतिशयोक्ति हो रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग अभी लग नहीं पाई और उधर लंका सिगरी जल गई। सिगरी का मतलब होता है संपूर्ण, सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। अब आप देखिए कितना अतिशयोक्ति हो रहा है कि हनुमान के पूंछ में आग नहीं लग पाई और उधर पूरी की पूरी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। यानी जब तक हनुमान जी ने लंका को जलाया थे आप सभी को पता है। तो यहाँ देखिए कितना बड़ा अतिशयोक्ति हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया इसमें, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण देख लीजिए आप, देख लो साकेत नगरी है यही। ये उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आया था। देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, गगन को जा रही। अब आप देखें कि यहाँ कहा जा रहा है कि साकेत नगरी यही है और पूरी की पूरी नगरी स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश को जा रही है। अब यहाँ देखिए ऐसा संभव है, पूरी की पूरी नगरी स्वर्ग में नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण आप देखें, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते। तीसरा उदाहरण है, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी, प्यासी की प्यासी। ये भी उदाहरण इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि देखो दो दो मेघ बरसते। मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ मीन्स बादल। अब यहाँ देखिए, यानी एक मेघ नहीं दो दो बादल बरस रहे हैं। अब मैं प्यासी की प्यासी, लेकिन उसके बाद भी मैं प्यासी की प्यासी रह जा रही हूँ। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति हो रहा है। इसीलिए इस तीनों में अतिशयोक्ति अलंकार। यानी ऐसा संभव नहीं कि बादलों से बारिश हो और कोई जो है प्यासा का प्यासा रह जाए, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मैं प्यासी की प्यासी हूँ, दो दो बादलों से वर्षा हो रही है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है। छात्रों एक और इसका उदाहरण है जो प्रायः कंपटीशन में आ जाता है, उसको भी आप सुन लीजिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। इसमें भी देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है और नरोत्तम दास जी ने इसको लिखा है और करुण रस है। तीन चार चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। यानी ये देखिए उस समय का वर्णन है। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की दशा को जब ये मिलने कृष्ण से गए थे, सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, तो सुदामा जी की दशा को जब कृष्ण जी ने देखा तो वो इतना कष्ट से पीड़ित हुए। उनके पैरों को धुलने के लिए परात में पानी लाए थे, उन्हें इतना कष्ट हुआ कि कृष्ण जी रोने लगे और परात में लाए हुए पानी का हाथ से छुए तक भी नहीं
आंसुओं से पूरा पैर धो डाले। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अस्योक्ति हो रही है। इसलिए 3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो नरोत्तम दास जी ने लिखा है, दूसरे करुण रस है, तीसरे अस्योक्ति अलंकार है। और अब हम आपको अगला अलंकार बताते हैं। अस्योक्ति के बाद अब आप आगे चलेंगे, जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत छात्रों अगला अलंकार है जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, ये आप समझें कि मानवीकरण कहाँ पर होगा। मानवीकरण अलंकार, सबसे पहले देखिए छात्रों, मानवीकरण की वर्तनी भी कभी कभी कंपटीशन में पूछी गई है। तो शुद्ध ये है मानवीकरण। मानवीकरण ये वर्तनी शुद्ध है, 2 चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। मानवीकरण अलंकार, एक तो मानवी शब्द की, मानवीकरण शब्द की वर्तनी ये शुद्ध वर्तनी है, और दूसरा मानवीकरण अलंकार देखिए कहाँ होगा। तो मानवीकरण का मतलब ये हो गया कि जहाँ प्रकृति की वस्तुओं में मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जो प्रकृति की वस्तु है, प्रकृति की वस्तु में मनुष्य जैसा कार्यकलाप दिखा दिया जाए, वही क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा है जहाँ जड़ यानी प्रकृति की वस्तुओं में, प्रकृति की वस्तुओं में मानवीय चेष्टाओं का, प्रकृति की वस्तुओं में मानवीय चेष्टाओं का आरोप, मानवीय चेष्टाओं का आरोप अर्थात मनुष्य जैसा कार्यकलाप, मनुष्य जैसा कार्यकलाप दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब आप देखें परिभाषा कि जहाँ जड़ यानी प्रकृति की वस्तुओं में मानवीय चेष्टाओं का आरोप अर्थात मनुष्य जैसा कार्यकलाप दिखा दिया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, फूल हंसे, फूल हंसे, कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। अब आप देखें यहाँ फूल प्रकृति की वस्तु है, तो कैसे इसका कार्यकलाप मनुष्य जैसा दिखाया जा रहा है। जैसे मनुष्य हंसता है, रोता है, चलता है, फिरता है, उसी प्रकार से यहाँ फूल मनुष्य के तरीके से हंस रहा है और फूल की जो कलियाँ हैं वो मुस्कुरा रही हैं। तो फूल और कलियाँ ये दोनों प्रकृति की वस्तुएं हुई और इनका कार्यकलाप मनुष्य जैसा दिखाया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। उसके बाद अगला उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, क्यों रौंदे तू मोए, क्यों रौंदे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोए, मैं रौंदूंगी तोए।
अब यहाँ देखिए कैसे मानवीकरण अलंकार हो रहा है। माटी कहे कुम्हार से, माटी का मतलब मिट्टी से है, कुम्हार का मतलब जो मिट्टी से चाक पर बर्तन बनाता है। तो अब देखिए यहाँ मिट्टी प्रकृति की वस्तु है और उसका कार्यकलाप मनुष्य जैसा दिखाया जा रहा है। मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि आज तू मुझे काट रहे हो, गूंथ रहे हो, ऐसा मेरे साथ आप व्यवहार कर रहे हो, लेकिन एक दिन जैसे तू मुझे काट रहे हो, गूंथ रहे हो, उसी प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे तुम मुझे काट रहे हो, गूंथ रहे हो, तो मैं भी तुम्हें काट के, गूंथ के, यानी तुम्हारी हड्डी पसली को मिट्टी में जब आएगी तो उसको सड़ा के, गला के एक कर दूंगी। तो आज तुम्हारी बारी है, तुम मुझे नष्ट कर लो, और एक दिन मेरी बारी आएगी कि मैं भी तुम्हें सड़ा गला करके नष्ट कर दूंगी। अब यहाँ मिट्टी प्रकृति की वस्तु हो रही है और उसका कार्यकलाप मनुष्य जैसा दिखाया जा रहा है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। अगला उदाहरण आप देखिए कैसे उसमें मानवीकरण अलंकार हो रहा है। इसको भी आप देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है किनारे कई पत्थर, हैं किनारे कई पत्थर, हैं किनारे कई पत्थर। आगे है पी रहे चुपचाप पानी, पी रहे चुपचाप पानी। अब आप यहाँ देखिए कि पत्थर का कार्यकलाप मनुष्य जैसा दिखाया जा रहा है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार हो रहा है। यानी यहाँ है किनारे पर कई पत्थर हैं जो चुपचाप मनुष्य के तरीके से पानी पीने का कार्य कर रहे हैं। जैसे नदी का किनारा है, वहाँ कई पत्थर हैं और मनुष्य के तरीके से वो पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं, इसीलिए पत्थरों का कार्यकलाप मनुष्य जैसा दिखाया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार हुआ। इस तरीके से छात्रों, जहाँ भी मानवीकरण की बात आए, आपको उदाहरण में जहाँ भी मनुष्य जैसा कार्यकलाप प्रकृति की वस्तु का दिखे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद अब आगे हम बताते हैं आपको जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, इसको आप निशान लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राय छात्रों, जैसे आपका यमक और श्लेष बार बार पूछा जाता है, उसी प्रकार से भ्रांतिमान और संदेह भी बार बार पूछा जाता है। तो भ्रांतिमान और संदेह दोनों के अंतर को मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो भ्रांति देखिए क्या है, कहने का मतलब जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ऐसे रस्सी को गोलाकार में करके हम रख दें, ये क्या है, रस्सी है। अब इस रस्सी को भ्रमवश हम सांप समझ लें, जबकि ये सांप नहीं है, है रस्सी। अब इसको भ्रम के कारण, यानी समानता सांप जैसी लग रही है, तो समानता इतनी हो जा रही है कि इसको हम सांप समझ लें। अब बस सांप मान लिए, यही हो गया क्या, भ्रांतिमान अलंकार। इसमें आप मोटे रूप में ये समझ लीजिए कि जिस वस्तु का हमें भ्रम होता है वो वस्तु होती नहीं है, बल्कि वो वस्तु कोई दूसरी होती है, इसीलिए इसको भ्रांतिमान कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जहाँ रंग, रूप, रंग, कर्म आदि, जहाँ रूप, रंग, कर्म
आदि की समानता के कारण, जहाँ रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु का, एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु का भ्रम हो जाए, अन्य किसी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। पुनः एक बार परिभाषा देखिए कि जहाँ रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी इसमें ये चीज़ ध्यान रहे छात्रों कि हमें जिस चीज़ का भ्रम होता है वो वस्तु या वो चीज़ होती नहीं है। ये हमेशा जब आपके ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। तो मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, इसका उदाहरण देखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहाँ से कंपटीशन में आता है। नाक का मोती, नाक का मोती अधर की कांति से, अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। आगे है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख कौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। अब आप पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं देख लीजिए। यहाँ आपका एक शब्द आया है दाडिम, कि दाडिम क्या चीज़ है। तो दाडिम मीन्स होता है अनार, दाडिम मीन्स अनार। और शुक, शुक शब्द आया है, शुक शब्द आया है तोता के लिए। अब यहाँ देखिए कैसे भ्रम हो रहा है। नाक का मोती अधर की कांति से, यहाँ उर्मिला जी जो लक्ष्मण की पत्नी थी, तो उर्मिला जी के नाक का मोती, मोती की नाक के मोती की चमक है अधर की कांति से, और उर्मिला जी के नाक का मोती तथा अधरों की चमक आ रही है। तो यहाँ क्या है, उर्मिला जी के नाक के जो मोती और उनके जो अधर हैं उसकी चमक आ रही है। तो एक तोता देखता है बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, तो वो तोता उसको जब देखता है तो सोचता है कि ये क्या है, अनार है। तब तक उनके मुख खुलते हैं, मुख खुलने के बाद दांत की पंक्तियां दिखती हैं। तो जैसे दांत की पंक्तियां मांस से जुड़ी होती हैं, मांस से जुड़ा हुआ दांत होता है, सेम उसी प्रकार से आप अनार को फाड़ दीजिए तो अनार छिलके से जुड़ा हुआ होता है। तो उर्मिला जी के दांत की पंक्तियों में तोते को अनार के दाने का भ्रम हो गया है। उर्मिला जी के दांत की पंक्तियां, लेकिन तोते को अनार के दाने का भ्रम हो गया। देखकर उसको ही हुआ सुख मौन है, वो तोता उसको देख करके मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। सोचता है अन्य सुख कौन है,
कि दूसरा तोता कौन सा ऐसा है जो अनार के दाने को खाना चाह रहा है। अब छात्रों यहाँ उर्मिला जी के दांत के पंक्तियों में अनार के दाने का भ्रम हो रहा है, इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अब आपने यहाँ देखा कि हमने बताया जिस चीज़ का भ्रम होता है वो चीज़ होती नहीं है। अब यहाँ अनार के दाने का भ्रम हो रहा है, लेकिन वो तो दांत की पंक्तियाँ हैं, इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए, ये भी कंपटीशन में आया हुआ उदाहरण आपको बता रहा हूँ। पाय महावर देन को, पाय महावर देन को, नाइन बैठी आए। पाय महावर देन को, नाइन बैठी आए। फिर जान महावरी, फिर जान महावरी, फिर जान महावरी। एड़ी मीड़ती जाए, एड़ी मीड़ती जाए। फिर जान महावरी, एड़ी मीड़ती जाए। इसको भी आप निशान लगा लें छात्रों, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कैसे भ्रांतिमान हो रहा है देखिए। अब यहाँ पर पाय महावर देन को, नाइन बैठी आए, यानी एक नाइन है जो, जैसे आप देखते हैं कि कोई शुभ कार्य होता है तो नाइन पैरों में महावर लगाती हैं, उसी प्रकार से एक नाइन है जो महावर लगाने के लिए आई हुई है। अब यहाँ पर एक एड़ी है, उस एड़ी की लालिमा इतनी अधिक है कि उस यानी एड़ी में, एड़ी की लालिमा इतनी अधिक है कि एड़ी में उस नाइन को महावर का भ्रम हो जाता है। महावर जैसे लाल कलर का पदार्थ होता है, तो एड़ी में नाइन को महावर का भ्रम हो गया। एड़ी को उसने महावर समझ लिया और महावर समझ करके बार बार एड़ी को छू रही है कि यहाँ से महावर ले करके दूसरे एड़ी में लगाएं। अब एड़ी में महावर का भ्रम होने की वजह से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हुआ। छात्रों, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है, कई कंपटीशनों में आया है। ये भी दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उसको भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ और ध्यान से आप समझ लीजिए। तीसरा उदाहरण, इसको भी आप निशान लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा उदाहरण, अब तीसरे उदाहरण को भी देखिए, जिस चीज़ का भ्रम होगा वो चीज़ होगी नहीं। तीसरा उदाहरण ये है, आप वेरी इंपॉर्टेंट पहले लगा लीजिए। किंसुक कुसुम जानकर, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा। शुक की लाल चोंच पर, लाल चोंच पर तोते ने निज ठोर चलाई। तोते ने निज ठोर चलाई। तोते ने निज ठोर चलाई। जामुन का फल सोचकर, जामुन का फल सोचकर। अब यहाँ भी आप देखिए किस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। अब यहाँ एक शब्द आया है किंसुक, तो छात्रों इसका मतलब होता है, किंसुक का मतलब आप जाने, किंसुक होता है पलाश। पलाश ये पौधा होता है जिसको आप क्या कह लेते हैं अपनी भाषा में, ढाक भी कहते हैं। इसका पलाश का जो पत्ता होता है बड़ा ही पवित्र होता है, धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे लाल कलर का फूल आता है। जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो उस समय लाल कलर का बड़ा ही सुंदर फूल आता है, जिस जंगलों में मिलता है। तो यहाँ है
किंसुक कुसुम जानकर झपटा भंवरा सुख की लाल चोंच पर। एक तोता बैठा था। तोता आप देखें ग्रीन कलर का होता है और उसकी चोंच लाल कलर की होती है। तो तोता बैठा था। अब यहाँ पर देखिए उसकी जो चोंच लाल कलर की थी, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भंवरा सुख की लाल चोंच पर। तो भंवरा देखा तो वो सोचा तोते के चोंच को कि ये क्या है, पलाश का फूल है। अब पलाश का फूल समझ करके वो काला भंवरा सोचा कि यहाँ से हमें मादकता मिलेगी और उसके चोंच की तरफ आकर के मड़राने लगा। अब देखिए पलाश का फूल है नहीं, है क्या, तोते की चोंच है। तोते की चोंच में और पलाश के फूल में बड़ी समानता है। अब यहाँ क्या है, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल सोचकर। अब यहाँ देखिए तोता भी भ्रमित है। तोता सोचा कि हमें जामुन का फल मिल गया। जैसे जामुन का आप देखते हैं फल जब पक जाता है तो काले कलर का हो जाता है, जैसे बड़ा वाला काला भंवरा होता है। तो वो तोता सोचा कि काला भंवरा जो है उसको ये भ्रम हो गया कि जामुन का फल हमारे पास आ रहा है, और वो जामुन का फल सोच करके तो वो तोते के ऊपर अपनी चोंच चला देता है, क्योंकि वो भंवरा नहीं जाना, वो सोचा कि ये जामुन का फल है। तो इसलिए क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। यहाँ तोते की चोंच में पलाश के फूल का भ्रम और भंवरे में तोते को काले जामुन के फल का भ्रम हो रहा है, इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार हुआ। उसके बाद इसी से जो मिलता जुलता अलंकार है इसको आप नोट कर लें, और मिलता जुलता जो इसी से अलंकार है जिसके वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है उसको भी हम आज आपके सामने स्पष्ट करा दे रहे हैं और आप क्लियर रहेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार ये है आपका अर्था के अंतर्गत संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, अब देखिए सबसे पहले आप जानिए संदेह का मतलब क्या है। संदेह मीन्स होता है शंका। संदेह मीन्स शंका, यानी यहाँ क्या होगा, दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि जो है समानता के कारण यहाँ बार बार शंका बनी रहेगी कि अमुक वस्तु है क्या। तो जहाँ बार बार ये शंका बनी रहे, निश्चयात्मक ज्ञान ना हो पाए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे अभी पिछला उदाहरण यही हमने दिया था, हमने कहा कि ये रस्सी है, अब इस रस्सी को हम सांप समझ लिए तो भ्रांतिमान हो गया, लेकिन बार बार इसी रस्सी में तमाम चीज़ों का भ्रम आए। एक बार इसको हम कहें सांप है, दूसरी बार इसको हम कहें तार है, तीसरी बार हम इसको कहें कपड़ा है। अब देखिए है रस्सी, अब एक बार हम कहें कि नहीं ये सांप है, फिर कहें नहीं तार है, फिर कहें नहीं कपड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि अमुक वस्तु है क्या। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। यहाँ बार बार शंका बनी रहती है कि अमुक वस्तु क्या है, उसका निश्चयात्मक ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। और भ्रांतिमान में आप देखते हैं कि एक वस्तु में हमें भ्रम के कारण हम उसको दूसरी वस्तु मान बैठते हैं। यहाँ बार बार शंका बनी रहेगी। तो छात्रों जब बार बार ये शंका बनी रहे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, संदेह अलंकार। परिभाषा आप देखिए तब क्लियर हो पाएंगे। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और
संशय बना रहे और निश्चयात्मक ज्ञान ना हो पाए, ज्ञान ना हो पाए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। निश्चयात्मक ज्ञान ना हो पाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और इसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि शायद कदाचित की भी स्थिति बनी रहती है। इसमें जो है धाव कै किंधव शायद, धाव कै किंधव शायद कदाचित जैसे शब्द भी आते हैं। ये शब्द का जो अर्थ होता है ये क्या अर्थ के तरफ ले जाता है? अथवा की तरफ ये ले जाता है। यानी कहीं धव कै किंधव शायद कदाचित जैसे शब्द आते हैं जो अथवा की तरफ ले जाते हैं, जिसका मतलब अथवा से लगाया जाता है, तो वहाँ भी ये संदेह अलंकार हो जाता है। अब बड़ा ही सुंदर उदाहरण है ये, जिसको आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। उसके बाद आगे है कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है। अब आप देखें यहाँ पर स्त्री और साड़ी के बीच में संशय बना है कि ये पूरी की पूरी स्त्री है कि पूरी की पूरी साड़ी है। ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए संदेह अलंकार हो रहा है। सारी बीच नारी है मतलब पूरी की पूरी साड़ी है कि उसके बीच में स्त्री है, कि नारी बीच साड़ी है कि स्त्री के बीच में साड़ी है, कि सारी ही की नारी है कि मतलब पूरी जो साड़ी है वो पूरी की पूरी स्त्री है, कि नारी ही की साड़ी है यानी जो नारी है स्त्री है वही पूरी साड़ी है। तो स्त्री और साड़ी के बीच में निर्धारण निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए संदेह अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखें, ये भी कंपटीशन में आया हुआ है। कैधो व्योम बीथिका। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था, यहाँ कैधो शब्द आ रहा है। कैधो व्योम बीथिका, कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, भूरि धूम केतु। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी हैं, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी हैं। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी हैं। आगे है कैधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी हैं, कैधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी हैं, कृशानुसरी भारी हैं। देखिए छात्रों, यहाँ कैधव शब्द आया है, हमने कहा कै किंधव धव शायद कदाचित। अगर ये शब्द आते हैं तो आप समझ लीजिए कि
संदेह अलंकार बनेगा। वीथिका, देखिए कठिन शब्द है वीथिका। वीथिका का मतलब होता है गलियों में। वीथिका मीन्स गलियों में। धूमकेतु, धूमकेतु का मतलब होता है पुच्छल तारा। वीर रस तलवार सी उघारी है। कैधो मेरु, मेरु का मतलब कठिन शब्द है जाने। मेरु मीन्स होता है सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। अब देखिए अर्थ, कैधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु। ये उस समय का वर्णन है जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया और हनुमान जी की पूंछ जलने लगी। तो हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देख करके देखिए क्या क्या कल्पनाएं की जा रही हैं। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देख करके राक्षसों ने अंदाजा लगा लिया। एक बार राक्षस कह रहे हैं कि धूमकेतु नाम का पुच्छल तारा आ गया है जो लंका की गलियों में व्याप्त हो गया है। और थी क्या, हनुमान जी की पूंछ हिला रहे थे, उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थी। तो उस जलती हुई पूंछ को देख करके कह रहे हैं कि लंका की गलियों में लग रहा है कि धूमकेतु नाम का पुच्छल तारा आ गया है। फिर वीर रस वीर तलवार सी उघारी हैं, अथवा वीर रस से पुलकित होकर के वीर लोग अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिए हैं जिसकी ऐसी चमक आ रही है। तो दूसरी बार क्या कर रहे हैं उसको कि ये लग रहा है कि तलवार है जो लंका की गलियों में व्याप्त है। फिर कैधो चली मेरुते कृषाणु सरी भारी हैं। कृषाणु मीन्स होता है अग्नि, अथवा ये आपका है कृषाणु, कृषाणु मीन्स अग्नि से है। अथवा यहाँ भी देखिए कैधो शब्द है। अथवा सुमेरु पर्वत से आग की ढेर सारी नदियां बह करके आ गई हैं जो लंका की गलियों में व्याप्त हो गई हैं। यानी सुमेर पर्वत से ऐसा लग रहा है कि आग की ढेर सारी नदियां आ गई हैं और जो लंका की गलियों में व्याप्त हो गई हैं। इसीलिए अब देखिए संदेह अलंकार है हनुमान जी की जलती हुई पूंछ। राक्षस उसको एक बार कह रहे हैं कि धूमकेतु नाम का पुच्छल तारा, फिर कह रहे हैं कि नहीं तलवार है चमचमाती हुई, फिर क्या कह रहे हैं कि नहीं आग की ढेर सारी नदी है। तो निश्चयात्मक ज्ञान यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए संदेह अलंकार हो रहा है। तो छात्रों आप इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा क्योंकि बार बार कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको जो भी दिक्कत होगी आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। और आप खूब लगन के साथ पढ़ते रहिए और आगे आपका भविष्य उज्ज्वलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।